तो मेरा नमस्कार। मैं माया सांगला असिस्टेंट प्रोफेसर एस बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे अधिगम एवं शिक्षण विषय। इसका टॉपिक था हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, किसने प्रतिपादन किया था, इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके प्रकारों के बारे में कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, सेकंड है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और थर्ड है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। आज हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक रेखा से युक्त, अर्थात जो शिक्षण एक रेखा के रूप में सीधा करवाया जाता है वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है। इसका प्रतिपादन B.F. स्किनर ने 1954 में किया था। इसमें जैसे एक एक रेखा को मिलाने से एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक वैसे ही इसमें भी जैसे अभिक्रमित अनुदेशन होता है, इसमें छोटे छोटे पदों को मिलाने से विषय वस्तु को पूरा किया जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी एक जो शिक्षण होता है एक रेखा की तरह सीधा होता है। इसमें छोटे छोटे पदों का लेकर एक शिक्षण करवाया जाता है और इसमें जो शिक्षण विषय करवाया जाता है वो पूर्व ज्ञान को आधार बनवाकर कराया जाता है। अर्थात इसमें जो स्टार्टिंग में जो पहला पद होता है उसका जो विषय होता है वो पूर्व ज्ञान को लेकर होता है। पूर्व ज्ञान में बच्चे का उसका कैसा ज्ञान था और उस ज्ञान को उसमें नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद में जो उसमें हमारा जो अंतिम जो पद होता है वो व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में सामने आता है। तो इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में यही है कि छोटे छोटे फ्रेमों का निर्माण किया जाता है। इसमें 20-25 फ्रेम बनते हैं और फ्रेम जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, 2 या 3 लाइन के होते हैं और उन फ्रेमों के आधार पर उनके प्रश्नों की रचना की जाती है और जो प्रश्न रहते हैं वो अधिकतर बहुत ही छोटे, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मल्टीपल चॉइस टाइप के इस तरह के प्रश्न रहते हैं इसमें। और इसमें साथ में उत्तर भी दिए रहते हैं जिससे बच्चे होते हैं उनको उत्तर देने में आसानी होती है। बच्चे स्वयं गति से सीखते हैं और स्वयं अध्ययन से सीखते हैं। लेकिन इसका जो पूरा कंट्रोल जो रहता है, जो प्रोग्राम, जो पूरा रेखीय प्रोग्राम जो बनाया जाता है वो पूरा एक शिक्षण के हाथ में होता है। इसलिए इसको एक बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, जहाँ सारा प्रोग्राम है वो एक शिक्षक ही तैयार करता है। अब रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो इसके कितने पद हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सीमाएं या कमियां हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है इसके पदों के बारे में हम जान लेते हैं। कई प्रश्न पदों के बारे में से आता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उनके 4 पद होते हैं। पहला है प्रस्तावना पद, दूसरा है शिक्षण पद, तीसरा है अभ्यास पद और चौथा है परीक्षण पद। पहला है प्रस्तावना पद। प्रस्तावना मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना मीन्स मतलब जो अपन जो विषय वस्तु को, जिस विषय वस्तु को बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ाना है, उस विषय से बच्चों को जोड़ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि बच्चों को जोड़ना उस ज्ञान से, जो हम लोग ज्ञान बच्चों को देना चाहते हैं, यानी उसके लिए तैयार करना, उद्दीपन देना, उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना कि ताकि वो बच्चे जो हम लोग ज्ञान देना चाह रहे हैं उस ज्ञान को देने के लिए तैयार रहे, उस ज्ञान को थोड़ी लेने के लिए तैयार रहे, कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे तत्पर रहें। जैसे अधिगम के ना वो जो नियम थे हम लोग पढ़े थे कि तत्परता का जो नियम पढ़े थे वो यहाँ लागू होता है कि बच्चे तत्पर होने चाहिए पढ़ने के लिए। जब तक बच्चे तत्पर नहीं होंगे पढ़ने के लिए, वो जो हम लोग जो फ्रेम तैयार करेंगे वो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी आगे वो नहीं बढ़ेंगे। तो प्रस्तावना का पद में यही आता है कि जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, उस ज्ञान से हमें अपने नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है, वैसा वातावरण तैयार करके देना पड़ता है ताकि बच्चे हैं वो उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हो। इसके लिए हम लोग उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, चित्र बनाकर भी पूछ सकते हैं, उनसे कुछ कहानी कहकर भी नए ज्ञान से उनको जोड़ सकते हैं। यानी कैसे भी हम लोग कोई भी प्रोसेस अपना ले, कोई भी तरीका कर ले कि ताकि बच्चे का पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान दोनों आपस में आकर जुड़ जाए और उससे आगे के लिए वो प्रोसेस के लिए वो तैयार हो जाए। ये होता है इसका प्रस्तावना पद। दूसरा होता है शिक्षण पद। शिक्षण पद में जिन पदों की हम लोग ने रचना की है पढ़ाने के लिए, जो विषय वस्तु ने का हम लोग ने छोटे छोटे फ्रेमों में तैयार किया, उसको वो बच्चों को देना कैसे है, किस प्रकार उनको शिक्षण देना है, किस प्रकार उनको पढ़ाना है, वो आता है हमारा शिक्षण पद में। छोटे छोटे पद बनाए जाते हैं, वो पद का निर्माण किया जाता है। तीसरा पद होता है हमारा अभ्यास पद, यानी बच्चों को जिस चीज़ का शिक्षण करवाया गया है अगर उनका अभ्यास हम लोग नहीं करवाएंगे तो जो बच्चों ने शिक्षण किया वो अंतिम पद तक जाते जाते उनका वो जो पहले का जो ज्ञान है वो वहाँ पर खत्म हो जाएगा या उनका मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रह पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अभ्यास करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका अभ्यास करवाया जाता है। एंड लास्ट पद है कि इसका वो परीक्षण पद। परीक्षण पद में क्या होता है? उसका मूल्यांकन करना, परीक्षण करना। उनको जो हम लोग ने बच्चों को ज्ञान दिया है, जो पदों से उनको विषय वस्तु को पहले पद से ले, प्रस्तावना से लेकर हमने अंतिम पद तक जो बच्चों को पढ़ाया, विषय वस्तु को पढ़ाया, उन पदों
बाद में बच्चे में कितना व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है, ये देखने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण हम लोग उनसे प्रश्नों के द्वारा भी कर सकते हैं, उनकी प्रतिपुष्टि द्वारा भी कर सकते हैं। इस प्रकार इनके पदों की रचना होती है। ये इनके स्टेप्स होते हैं कि जिस प्रकार हम लोग फ्रेम को कैसे तैयार करना है। ये स्टेप तैयार होने के बाद में आता है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में जैसे रेखीय विक्रमित अनुदेशन जो होता है, इनके क्या क्या लाभ है, क्या क्या इनके सीमाएं होती है, या इनके क्या क्या इनका थोड़ा सा हानि है। एक दो पॉइंट इनके भी हम लोग देख लेते हैं। लाभ तो है, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं उनके ऊपर आधारित है ये। सेकंड है, ये कमज़ोर बच्चे या जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो बच्चे होते हैं कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, वो अपनी अपनी गति से सीख सकते हैं। जैसे उनको अगर पहला पद वो सीख नहीं पा रहे हैं तो दोबारा उनको वही पद सीखने के लिए दिया जाता है, तो इस प्रकार वो अपनी गति से अगले पद तक जाते हैं। तीसरा है कि इसमें जो पद की रचना जो की जाती है वो सरल से कठिन की ओर जाती है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, जिससे बच्चों में है इसमें रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट है कि जो विषय वस्तु रहती है वो बड़ी होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इस कारण क्या होता है कि बच्चों फ्रेम जो तैयार किए जाते हैं वो छोटे छोटे विषयों को लेकर किया जाता है, यानी जो पूरा विषय वस्तु है उसके छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं और उन खंडों को पढ़ के बच्चे प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक उनको अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुनर्बलन की प्राप्ति। विद्यार्थी जब तक कोई चीज़ पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होता, जब तक उनको पुनर्बलन नहीं मिलता है, प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है। अगर उनको पुनर्बलन मिलता है, प्रतिपुष्टि मिल जाती है, तो उससे वो बच्चे आगे इंकरेज होते हैं पढ़ने के लिए कि भाई हमें ये जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, या हमें जो कमी है वो उसी टाइम उनको बता दी जाती है, मूल्यांकन उसी टाइम हो जाता है, जिससे बच्चे आगे के पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये इनके कुछ लाभ हैं। इनके कुछ नुकसान भी है इन पर रेखीय विक्रमित अनुदेशन के। वो है कि सबसे पहले तो यह है कि जो रेखीय विक्रमित अनुदेशन होता है वो सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जो सभी विषय वस्तु होती है वो इतना बड़ा विषय हमारा है कि हमने उनको सभी को रेखीय विक्रमित अनुदेशन के अकॉर्डिंग उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो तीव्र बुद्धिशाली बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि और ये सीखने की बहुत धीमी गति चलती है इसमें, तो बच्चे होते हैं वो अनावश्यक चीज़ों को उनको वो फ्रेम होते हैं उनको सबको पढ़ना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बार बार पढ़ने के लिए वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं। जो प्रथम स्टार्टिंग के जो पद होते हैं वो काफ़ी ईजी पद होते हैं, इसमें जो तीव्र बुद्धिशाली बच्चे होते हैं उनके लिए इतनी खास उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट है कि ये एक नीरस विधि है। बार बार पढ़ने के कारण क्या बच्चे निराश हो जाते हैं, बाद में उसमें कोई रुचि नहीं रहती है, इस कारण भी इसका ये थोड़ा इसका एक नुकसान है। नेक्स्ट है कि जो इसमें वो केवल इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, इसमें सृजनशीलता या इसमें कोई क्रिएटिविटी बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं, इस कारण से ये भी एक इसकी एक कमी है। इस कारण इसमें कुछ अच्छे सभी कुछ हानियाँ भी है, सभी को ध्यान में रखना है हमें इस बातों को। इस प्रकार ये रेखीय विक्रमित अनुदेशन है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।